राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। इससे पहली प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पपाया के साथ आपको मतलब किस तरीके से उसका नेचर होता है, किस तरीके से आपको उसके पॉट साइज़ रखना है, किस तरीके से आपको पानी का ख्याल रखना है उसका, और किस तरीके से आपको उसमें खाद देना है, कब कौन सा। आज हम बात करेंगे अंगूर की बेल के बारे में। देखिए, पपाया तो बहुत ही सेंसिटिव होता है, लेकिन आप अंगूर की बेल बहुत इजीली लगा सकते हो। और आपको बताऊं, पपाया के लिए बड़ा पॉट की ज़रूरत होती है, बट अंगूर की बेल के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत है। आप एक 20 लीटर वाली बाल्टी, या आप कह सकते हो 16 से 18 इंची ग्रो बैग में भी आप अच्छी फ्रूटिंग पा सकते हो अंगूर की बेल से। नर्सरी में आराम से आपको 60-70 या 100 रुपीज़ तक में इसकी वाइन मिल जाती है। और आप जब इसे लगाओगे तो ये अक्टूबर से जुलाई के बीच में फ्रूटिंग करती है। देखिए, हमारे यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में और यूपी में, मेरठ में, यहाँ पे तो देखिए टेम्परेचर हमेशा बहुत ही गर्म रहता है। सर्दियों का टाइम मुश्किल से 1-1.5 महीने का ही रहता है, ज़्यादा सर्दियाँ कई साल से पड़ती हैं। तो ये अक्टूबर से फ्लावरिंग, कहीं-कहीं अक्टूबर से, कहीं-कहीं सितंबर से, कहीं-कहीं दिसंबर से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। और इसका फ्लावरिंग का सबसे मेन मैं बताती हूँ आपको कि जो अंगूर की बेल होती है ना, उसको आप जब प्रून करते हो, हार्ड प्रून तो करना नहीं चाहिए, वो मैं बताऊँगी आगे। लेकिन जब नई आप लेकर आओगे, तो जैसे मान लीजिए जब भी आपने लगाई है तो वो फ्लावरिंग करनी शुरू करेगी। या पुरानी बेल है तो आप सितंबर में उसको प्रून कर दीजिए। उसके बाद वो अच्छे से थोड़ा अपने पत्ते वगैरह आएँगे, उसके बाद जहाँ से पत्ते आएँगे और वो आएँगे, उसमें वो उसके साथ फ्रूटिंग के वो भी आएँगे, उसके फूल आएँगे, फूल से वो फल बनेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सितंबर में जब आप प्रून करोगे, या जो नई लाए हैं वो तो करेंगे नहीं, अक्टूबर के मंथ में आपको उसे एक अच्छी खाद देनी है। और कैसी खाद देनी है? जिसमें नाइट्रोजन तो अच्छी मात्रा में हो, लेकिन एक अच्छी मात्रा में पोटास और फास्फोरस भी हो। अब क्योंकि मैं फुली ऑर्गेनिक और बहुत ही इजी गार्डनिंग करती हूँ, तो मैं बस वही चीज़ें जो इजीली मिल जाए, जो घर से मिल जाए और बहुत ही सस्ती हो, वही मैं यूज़ करती हूँ। रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे रहते हैं मेरे। उसमें मैंने आपको पपाया में देखा होगा, जो बेसिक मैंने खाद बनाया था, वही सेम खाद मैं इसके अंगूर की बेल पे यूज़ करूँगी। आपने मैं पहले अपनी अंगूर की बेल को दिखाती हूँ आपको। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी अंगूर की बेल पे अंगूर नहीं आते हैं, और या ये कहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारी अंगूर की बेल तो सूख गई। सबसे पहले मैं बताऊँ, ये बहुत ही हार्डी बेल होती है। मतलब कि आप अगर 2-3 दिन पानी ना भी डालो तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर पत्ते लटक भी गए, पानी डाल दो फिर से ये। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप इसे ज़्यादा टाइम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर थोड़ा देखना पड़ता है इसके पत्तों को, इसके कोई पेस्ट, कोई चीज़। अब आपको मैं अगर कोई पेस्ट लगा है, कुछ लगा हुआ है, अदरवाइज़ देखिए, एक चीज़ मैं आपको आज एक बात बताती हूँ कि जो अंगूर की बेल होती है ना, वो ये कह लीजिए कि जितनी जितनी ये पुरानी होती जाती है, जितना इसका जो फ्रूट का प्रोड्यूस करने का जो वो है, वो उतना बढ़ता जाता है। तो जो नई बेल होती है, उस पे कम ग्रेप्स के गुच्छे आते हैं। और जितनी जितनी पुरानी, मेरी ये जो बेल आप पीछे देख रहे हो, ये मैं इसका आपको पॉट साइज़ दिखाती हूँ नीचे करके। ये देखिए कितना बड़ा। अभी अभी मैंने इसे रिपोर्ट किया है, मतलब कि जुलाई जुलाई में। हाँ, जब तक मैं यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बनाती थी, तो मैंने जुलाई में इसको रिपोर्ट किया था, जब वो बरसात शुरू हुई थी। और उसका रीज़न क्या था कि 18 इंची के ग्रो बैग में थी ये, और लगभग इसने 2-3-4 साल से मुझे फ्रूटिंग कर रही है ये। जब मैंने इसे लिया था फरवरी में, और इसने 6 महीने बाद ही फ्रूटिंग शुरू कर दी थी। तो उसके बाद इसकी जड़ इतनी भर गई थी कि मैं इसमें कोई खाद नहीं डाल पाती थी, पानी भी डालती थी तो बस ऐसे ही पहुँच ही नहीं पाता था। तो मुझे फ़ील हुआ कि अब इसे एक बड़े पॉट की ज़रूरत है, तो मैंने उसको एक बड़ा पॉट दिया। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 18 से 20 किलो ये अंगूर मुझे देगी।
और मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे इतना बड़ा ग्रो बैग दिया, जितना इसका प्रीवियस ग्रो बैग था उससे 4-5 गुना बड़ा ग्रो बैग दिया है। और इसकी जो मिट्टी बनाई है मैंने वो इतनी हल्की, क्योंकि पहले जब ये 2-3 साल पहले मैंने इसको रिपोर्ट किया था तो मेरी मिट्टी ठोस सॉलिड मिट्टी थी। उस समय मेरे पास कोई गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट नहीं था। मिट्टी मिट्टी में मैंने उसको लगाया था, मेरे पास कंपोस्ट भी नहीं था। इस बार मैंने 1 महीने तक इसके पोट में जो भी कचरा होता था, किचन का, गार्डन का, जो भी, सब इसमें डालती थी, फिर थोड़ी सी मिट्टी डालती थी, फिर इस तरीके से इसकी मिट्टी तैयार किया। बहुत हल्की, न्यूट्रिशन रिच, बहुत अच्छे से मैंने इसकी मिट्टी रेडी की है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसको करने के बाद इसकी स्थिति क्या है। थोड़ा सा देखिए, इसकी मिट्टी थोड़ी जितनी भी थी कंपोस्ट नीचे बैठ गई। अब इसको चाहिए खाद। अब वो जो खाद मैंने पपाया के लिए बनाया था, सेम मैं वो अब इसको दूंगी, जैसा बनाया था सेम वही प्रोसेस मैं डाल दूंगी। थोड़ी सी क्लिपिंग आप उसको देख लीजिएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने ना यहाँ पे कुछ कटिंग भी पान की लगाई थी, वो भी रखी है। तो पहले तो इन कटिंग को निकाल दो। ये गुलदावरी की कटिंग लगा के रखी है। इसमें ना देखिए, मैंने ना ये पान की बेल ग्रो करी थी और ये देखिए बहुत अच्छे से हो गई। ये देखिए, अब तो चाहे तो मैं इसे निकाल सकती हूँ, इस पान की बेल को, चाहे इसमें ही छोड़ दूँ। देखिए, मैं तो जो गार्डन से, देखिए किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट सब ऐसे ही डाल देती हूँ। और इससे ना ये बहुत सारे केचुए होते हैं, चीज़ें और भी इसमें बहुत कुछ होता है ऐसा जो इन्हें कंपोज। अब आप देखो, ये यहाँ से देखिए, ये जो ना जड़ से दिख रही है इसकी, ये देखिए कैमरा अगर सही से पहुँचे तो इसमें देखा जड़ दिख रही है, ये ठीक है। ये तो अब इसे थोड़ा थोड़ा खाद डाल के, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल के हम इसे कवर करेंगे और फिर इसका रिज़ल्ट देखना 15 दिन बाद। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसमें खाद वगैरह डालना। साथ में पान की बेल को भी हमें सुरक्षित रखना है इसमें, कि ये जो मैंने बनाया था ना पूरा, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब आप देखिए, इस तरीके से मैंने जो है एक तसला भर के, ना कोई गुड़ाई की है ना कुछ किया। लेकिन अगर आपकी मिट्टी सख्त है, आपका पुराना पोट है, तो आपको गुड़ाई करनी पड़ेगी और तब खोद के उसके डालनी पड़ेगी। और फिर ऊपर से आप या तो उसी पोट की पुरानी मिट्टी ढकिए, या फिर डालिए खाद के ऊपर, या फिर आप कुछ नई मिट्टी ऊपर से डाल सकते हैं। लेकिन देखिए, मेरा तो पॉट बहुत बड़ा है और मिट्टी मांग रहा था, तो मैंने खाद ऐसे ही डाल दिया। ऊपर से मैं अपनी कुछ पुरानी मिट्टी इसमें डालूंगी। तो वो देखिएगा, अभी मैं पुरानी मिट्टी ले आती हूँ अपनी। इसला मिट्टी, ये मेरी पुरानी पोट में एक अंगूर की बेल लगी थी और सारा कचरा वेस्ट इस तरह से भर के मैंने मिट्टी लाई थी। और आप मिट्टी देखिए, अब मिट्टी नहीं है, बिल्कुल एकदम भुरभुरी, बिल्कुल खाद की तरह है। क्योंकि सारा कुछ, मेरी मिट्टी बिल्कुल इतनी सॉफ्ट होती है कि आप कुछ भी ग्रो कर लीजिए। अब मैं इसके ऊपर से ऐसे ही डाल रही हूँ। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें डालना है पानी। अभी मैं लेके आ रही हूँ पानी, वो डालेंगे। आपको अच्छे से पानी डालना है। मैंने तो सुबह पानी डाला था अभी, लेकिन खाद जब भी डालो आप पानी ज़रूर डालो। इतना भी नहीं कि बह बह के पोट से निकल जाए, बट इतना पानी डालिए कि अच्छे से वो उसकी गर्मी उसे, मतलब प्लांट्स की जड़ों को ना ख़राब कर दे। कंपोस्ट की गर्मी, क्योंकि कंपोस्ट में भी ना एक अपनी हीट होती है, तो इसलिए पानी का खास ख्याल रखें। कभी भी ना कोई भी कंपोस्ट डालते हो
और आप अच्छे से वाटरिंग नहीं करते हो तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो ऑर्गेनिक खाद ही क्यों ना हो। तो देखिए हमने तो उसमें गोबर का खाद डाला है, सरसों की खली डाली है, एप्सम सॉल्ट, नीम खली, सभी अपने अपने मतलब इनका जो वो होता है ना, नेचर जो होता है वो गर्म ही होता है। तो अब देखिए हमने इसमें एक छोटा बाल्टी वो डाल दिया है, और अपनी जो ये कटिंग वगैरह लगाई है ना वो भी इसी में रख रही हूँ मैं। और पान की बेल को भी मैंने यहाँ से बचा लिया अपना। अब आप खुद देखिएगा आज, और कितने 10-15 ही दिन में इसका रिज़ल्ट देखिएगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये तो मेरी अंगूर का हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मेरे पास मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, और बहुत लोगों के भी काम आएगा, कि आप ये देखिएगा कि जो रोज़मेरी प्लांट होता है इस समय वो काफ़ी लोगों का ख़राब हो रहा है। तो वो क्या रीज़न है ख़राब होने के, कैसा होता है और कैसे हम उसे बचा सकते हैं, आज इसी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले मैं अपना रोज़मेरी प्लांट दिखा रही हूँ, और जो भी इसके साथ प्रॉब्लम होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिएगा, हो सकता है आपके प्लांट में भी प्रॉब्लम हो। और जिसने रोज़मेरी का प्लांट नहीं लगाया है तो प्लीज़ रोज़मेरी ज़रूर लगाइए। ये बहुत ही अच्छी हर्ब है। ये सिर्फ आपकी स्किन केयर, आपके हेयर केयर में काम नहीं आती, ये आपको एक तरीके से मेंटली इतना अच्छी इसकी स्मेल होती है ना कि आपको इतना सुकून देगी। और अभी तक मैंने इसकी टी इस्तेमाल नहीं की। मैंने इसको एक ब्यूटी सीरम में, एक इसको मतलब एक हेयर पैक्स में यूज़ किया है, और इसकी खुशबू मुझे बहुत ही अमेजिंग लगती है। मैं आज आपको इसकी केयर के बारे में बताऊंगी, और इसकी टी भी इस्तेमाल करूंगी। जब इसका शॉर्ट्स डालूंगी आपको बताऊंगी कैसा रहा। तो चलो बात करते हैं रोज़मेरी पर। अभी मैं प्लांट उठा लेती हूँ अपना। ये देखिए, आप ये देखिए, ये है रोज़मेरी का प्लांट। आपको कहीं से भी, देखिए मैं आगे से और कैमरे से अच्छे से दिखा देती हूँ। देखिए आपको मेरा ये प्लांट है, और कहीं से भी आपको ये ख़राब नज़र नहीं आएगा। और इसमें ये देखिए, बहुत अच्छे से एक भी लीव्स इसकी ख़राब नहीं है, झड़ नहीं रही है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक बात बताती। ये प्लांट मैंने मई या जून में ऐड किया होगा। जून में नहीं नहीं, ये ऐड किया था मैंने जून के बाद ही ऐड किया है। और 1-2 महीना तो मेरे पास ये भी ऐसे, मतलब मैंने इसको रखा था पहले बालकनी में अपनी, और बालकनी में रखने वहाँ पे ना पेड़ के नीचे मुझे लगा ये शायद थोड़ा ऐसा प्लांट है कि इसे थोड़ा शेड पसंद है। मतलब मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, बस मैंने शौकीन उसे, मतलब हमारे यहाँ नर्सरी में नहीं मिलता था ये। मैंने कई बार नर्सरी में ट्राई किया, नहीं मिलता था, फिर अब ये मुझे मिला तो मैंने ले लिया। तो मतलब मुझे लगा कि ये शेड में रखने वाला प्लांट है, और मैंने एक गुड़हल के बड़े जो मेरे बालकनी में प्लांट है उसके नीचे रख दिया। रोज़ इसमें पानी डालती थी मैं, और इसकी मिट्टी को मैंने सूखने नहीं देती थी, और धूप इसमें कम लगती थी। तो धीरे धीरे इसकी लीव्स जो हैं जलने लगी, सारी लीव्स झड़ने लगी, और मैं बहुत परेशान हो गई। बरसात का टाइम था, क्योंकि मैं ना इस पौधे को सभी को रिकमेंड करती हूँ और सबको कहती हूँ कि आप भी लेना। तो मैंने अपनी नेबर को भी बोला कि आप, मेरे कहने से वो पहले नहीं करते थे गार्डनिंग, लेकिन अब उन्होंने बहुत सारे प्लांट लगाए, तो इस प्लांट को लेकर आए। और फिर जब इस प्लांट को लेके आए तो मैंने देखा उनके यहाँ जाकर वो प्लांट बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा है प्लांट, तो मेरा क्यों ख़राब हो रहा है। फिर मैंने उसको ध्यान से मतलब ये उसको 3-4 दिन मैंने उसको नोटिस किया, तो मुझे पता चला उसको धूप तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। फिर मैंने क्या किया, उसको उठाया, और इसके पहले तो इसके बारे में कई वीडियोस देखी, लेकिन वीडियोस देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हर बंदा अपनी नई अलग ही बात बता रहा। कोई कह रहा है इसको धूप चाहिए, खुली धूप में रखो, कोई कह रहा है इसको हाफ धूप में रखो, कोई कह रहा है, मतलब मुझे सेटिस्फैक्टरी कोई भी आंसर नहीं मिला। फिर मैंने खुद से ये रियलाइज़ किया कि मैंने उसको उठाया और यहाँ लाकर, देखिए आप, मेरे बड़े से चंपा का प्लांट है, और ये चंपा के प्लांट में डायरेक्ट धूप नहीं लगती है, इसको इधर से धूप आती है, 2:30-3 बजे के बाद की धूप आती है, बट इसे धूप और हवा बिल्कुल खुली मिलती है, लेकिन इतनी तेज़ नहीं मिलती, क्योंकि ऊपर से चंपा के पत्ते जो है उसको मतलब थोड़ी शेमी शेड जैसी देता है, लेकिन डायरेक्ट खुली धूप हवा में ही पूरे दिन रहता है। रोज़ ही पानी इसको डल रहा। अब तो मैं इसे एक दिन छोड़ के दे रही हूँ, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया।
तो इसका मतलब क्या है, इसको ऐसा एनवायरनमेंट पसंद है कि जो खुली हवा वो मिले उसको, धूप, लेकिन इतनी तेज़ जलने वाली जैसे डायरेक्ट टेरेस पे होती है वैसे ना मिले। दूसरा, इसकी मिट्टी की बात मैं आपको बता देती हूँ कि मिट्टी इसकी सैंडी होनी चाहिए, चिपचिपी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। आज जैसे जो बहुत से लोग कोकोपीट का यूज़ करते हैं, तो कोकोपीट का यूज़ करने से बहुत सारे प्लांट ना ख़राब हो जाते हैं। मैंने ये देखा कोकोपीट, मतलब आप अगर ऐसी गार्डनिंग करते हैं जिसमें आपको एफर्ट कम लगाने, पानी का यूज़ मतलब बहुत ही गर्मी पानी का यूज़, तो आप यूज़ कर लीजिए उसे। अदरवाइज़ सर्दियों में या आप पानी अच्छे से डालते हो, मैंने ये देखा कोकोपीट के फ़ायदे कम है, नुकसान ज़्यादा। तो मैंने तो इसको देखिए सैंडली सॉइल दी, सूखे पत्ते वगैरह डाले, भी बहुत अच्छे से है, खुश है यहाँ पे हमारे। अब वो लोग जिनका प्लांट ख़राब हो रहा है, तो उनके साथ क्या है, आप जो भी आपका ख़राब हो रहा है वो पोर्शन को कैंची से आप उसको कट करके निकाल दीजिए। दूसरा, अब कोई एक टहनी तो ठीक है या कोई एक ख़राब हो रही है, तो आप उसको ये देखिए कि ये जो प्लांट में क्या होती है, पानी ज़्यादा डालने से प्रॉब्लम ये होती है, तो ये फंगस लग जाती है। और फंगस या तो उसके स्टेम में लगेगी, है ना। अगर आप पहले यहाँ पे देखें, अगर देखिए कोई स्टेम में आई हुई है फंगस, तो वो स्टेम ब्लैक होगी इसकी। और क्योंकि देखिए इसका तो हल्की सी रोजमेरी की तो ब्लैक होती है, बट वो ज़्यादा ब्लैक होगी। और जो नीचे से ये तना होगा ये इतना ब्लैक नहीं होगा, पता चल जाएगा। तो अगर ये स्टेम उसकी ब्लैक है तो आप स्टेम को कट कर दो और फंजीसाइड लगा दीजिए। थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर नहीं है आपके पास तो हल्दी लगा दीजिए। अगर आपके ये देखिए कि अगर आपका ये रूट में ही फंगस लग गई है, यहाँ नीचे से स्टेम में जो नीचे से ये वाला होता है ना, यहाँ लग गई है, तो भाई आपका प्लांट नहीं बचने वाला। 90% चांसेस हैं कि आपका प्लांट जाएगा ही। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी इसकी ब्रांच सही है उसको कट कर लीजिए अलग। आप सैंडी सॉइल जो रेत होता है ना, उसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट मिट्टी मिला के उसके अंदर उसे लगा दीजिए। और बहुत अधिक पानी मत दीजिए, ऐसे खुले उसमें रखिए, बहुत तेज धूप ना लगे उस पर, तो वो आपकी जो है ना वो बच जाएगी। वो मतलब एक तरीके से इसकी कटिंग लग जाती है, लेकिन प्लांट तो आपका नहीं बचेगा। अगर आपको प्लांट, हाँ 10% बच भी सकता है अगर आप उसकी गुड़ाई करके थोड़ा सा फंजीसाइड उसमें डाल दो। अगर कम फंगस है तो हो सकता है बच जाए, लगा के डाल दो। और ऐसी जगह रखिए, आप उसमें चेक कीजिए, अगर पानी कम है तो पानी डालो, अगर उसमें पानी कम नहीं है मतलब काफ़ी भरा हुआ है, धूप में रख दो आराम से। और धूप में जब तक उसकी मिट्टी सूख ना जाए तभी पानी डालना। आपने ज़रूर फंजीसाइड डालना है, बट फंजीसाइड डाल के गुड़ाई कर दो, उसके तनों पे लगा दो, तने जो उसका तना है ना, फंजीसाइड को अच्छे से उस पर लपेट दो। बट आप उम्मीद मत कीजिए कि वो बच जाएगा, बस सिर्फ 10% उम्मीद रखिए कि वो बचेगा। तो बचने अगर, लेकिन अगर आपके उसमें नीचे से नहीं है, सिर्फ किसी ब्रांचेस में सड़न है, ब्रांच ख़राब है, तो आप क्या करिए उस ब्रांच को निकाल दीजिए और बाकी में फंजीसाइड लगा दीजिए। अब इसके अलावा और भी होता है, देखिए जैसे जैसे हमारा ठंड बढ़ेगी, हमारे यहाँ का टेम्परेचर कम लो होगा, तो अपने आप ही नेचुरली ये इसको पानी कम दीजिए, ये अपने आप ही इसके पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये मत समझिए कि ये ख़राब हो रहा है, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसकी स्टेम ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस पत्ते ही झड़ रहे हैं। तो यानी देखिए अभी इतनी ज़्यादा ठंड तो हुई नहीं है। अगर आप चेक करिए, अगर फंगस है तो फंगस का ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि ठंड की वजह से झड़ रहे हैं, सब चीज़ ठीक है, तो पानी रोक दीजिए। थोड़ी ऐसी जगह रखिए कि खुली धूप हो तो मिले, लेकिन रात की ओस ना मिले। तो इस तरीके से आपका रोज़मेरी अच्छे से रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आज मैंने रोज़मेरी और ग्रेप्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि आप अपने ग्रेप्स के प्लांट को किस तरीके से खाद देंगे, किस तरीके से उसका प्रूनिंग करेंगे, तभी उस पे अच्छे से फ्रूट लगेंगे। और उसको एक क्रीपर देना, क्योंकि क्रीपर होती है तो नेट भी देना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़मेरी को आप कैसे उसकी केयर कर सकते हैं इस टाइम जब आपको लगे ना कि वो और अगर आप रोज़ के लिए, देखिए रोज़मेरी बहुत ज़्यादा खाद नहीं मांगता, कंपोज से ही मांगता है। तो नॉर्मली जो आप कंपोज देते हो साल में 2 बार, वो इसके लिए पर्याप्त है।
बीच में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो दे सकते हैं। तो फ़िलहाल तो आज मैंने आपको रोज़मेरी और उसके बारे में बताया, ग्रेप्स। अगर कोई चीज़, कोई क्वेरी और है आपकी, ये दोनों मैंने जो बिल्कुल उसी क्वेरी जो मुझसे पूछी गई थी उसके मतलब इसको ध्यान में रखते हुए ही वीडियो बनाई है। बट अगर और भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। जितना मुझसे होगा, जितना जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और एक चीज़ मैं लास्ट में कहना चाहती हूँ सभी से कि गार्डनिंग जो है आपको बहुत सुकून देती है, बट आपका सर दर्द ना बन जाए, इसलिए कभी भी गार्डनिंग आप दूसरों की नकल करके मत कीजिए। मतलब कि आप उसका गार्डन इतना बड़ा है, उसके पास ये है, उसके नहीं। आप हमेशा जितना आप कर सकते हैं, आप 4 प्लांट की केयर कर सकते हैं तो 4 ही अपने घर में रखिए। आप 10 की कर सकते हैं 10 ही रखिए। बट आप नकल मत कीजिए दूसरों की, उसके पास ये है, उसके क्या होगा, आप इकट्ठा करके अब ले आओगे, टाइम भी लगाओगे, पैसा भी लगाओगे, सब कुछ लगाओगे, आप कर नहीं पाओगे, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो बेकार जाएंगे। तो आपको डीमोटिवेशन मिलेगा, ना कि आप आगे जो गार्डनिंग करना भी चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा मैं आपके लिए ये भी कहना चाहूँगी कि ना, गार्डनिंग करते हुए आप उन प्लांट्स को लगाइए जिससे कि आपको रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ मिले। जैसे पहले मैं ना सिर्फ फ्लावर्स लगाती थी, ऑर्नामेंटल लगाती थी, देखने में अच्छा, लेकिन जब से मैंने किचन गार्डनिंग करनी शुरू किया धीरे धीरे तो मुझे कुछ ना कुछ रोज़ हार्वेस्ट मिलता है। फ्रूट, अब मेरा इंटरेस्ट फ्रूटिंग में भी जागा है तो मैं बहुत सारे फ्रूट प्लांट भी लगाती हूँ। तो कुछ ना कुछ जब हमें गार्डन से मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें कुछ ऑर्गेनिक खाने को मिलता है, हमें हमें बहुत ही सुकून मिलता है कि हमारी छत हरी भरी है और उस पर कुछ ना कुछ लगा है। हम कभी कुछ तोड़ रहे हैं, कभी कुछ तोड़, बहुत अच्छा लगता है। तो आप गार्डनिंग में जैसे 10 प्लांट्स रखते हैं तो कम से कम 5-6 प्लांट ऐसे भी रखें जो आपको कुछ ना कुछ दे। हर्ब्स रख सकते हैं, ऐसे मेडिसिनल प्लांट हो सकते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो आपको रोज़ और उसको आप कंज्यूम भी कर सकते हैं, जैसे हिबिस्कस और देसी गुलाब। तो आप ब्यूटी के साथ साथ ना आपको कुछ मिलना भी चाहिए गार्डनिंग में। जब रेवेन्यू आपको मिलता है तभी आपका इंटरेस्ट जागता है गार्डनिंग करने में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और फिर मिलूँगी और नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं बताऊँगी नेक्स्ट। पहली बात, एक और चीज़, गार्डन में क्या क्या चल रहा है वो भी मैं आपको जल्दी दिखाने वाली हूँ अपनी गार्डन अपडेट्स की वीडियो। तो आपने मेरा बहुत बहुत सपोर्ट किया है, ऐसे ही करते रहिएगा। तो एक बार फिर से राधे राधे, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।